हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में एमपीपीएससी स्पेशल सीरीज हमारी रहेगी। एमपी के मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी लेवल के। गाइस, ये वीडियो एमपीपीएससी के अलावा एमपीपीएबी के सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। गाइस, ये जो सीरीज है हम आज से इसका फर्स्ट लेक्चर आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स सपोर्ट रहा तो हम पूरा एमपी के कवर करेंगे सीरीज के अंतर्गत और टॉप लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पीएससी पूछता है और खास करके उसके जो है काफी इंपॉर्टेंट उसके लिए भी रहते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको बता दें गाइस, एमपी करंट स्पेशल जो ई बुक है हमारी 2020 की, इस पर काफी अच्छा डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है। डिस्काउंट जो मिल रहा है गाइस 350 फ्लैट 350 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर ये है आपके लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी करें क्योंकि ये ऑफर आपके लिए सीमित समय के लिए है। कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है आपकी, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज पर 50% का भी ऑफ चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आप ये ऑफर भी आपके लिए सीमित समय के लिए ही रहेगा। साथ ही गाइस, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान स्पेशल कोर्स लॉन्च किया था हमने, जिसमें वीडियो टेस्ट सीरीज और पीडीएफ फाइल सभी प्रोवाइड हम कर रहे हैं। डेली वाइज अपडेट उसको किया जा रहा है, डेली वाइज टेस्ट उसमें डाले जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर डाले जा रहे हैं। चेकआउट आप कर लीजिएगा। 50% का ऑफ इस पर भी चल रहा है, यानी सभी जो कोर्सेज हैं हमारे टेस्ट सीरीज कोई भी, तो इन सभी पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। आप एक बार जाके सभी को चेक जरूर से कर लीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे निकल कर रहेगा ये है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का जो निर्धारण किया जाता है निर्धारित, ये की जाती है आपकी चंबल नदी के द्वारा। चंबल यानी आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। उत्तरी सीमा का निर्धारण आपका जो है चंबल नदी सही जवाब रहेगा। इसका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। देखिए, एक चीज और आपसे पूछी जाती है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश, उत्तर आपका प्रदेश है और ये साथ ही आपका मध्य प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जो सीमा का बंटवारा करती है, सीमा का विभाजन करती है, ये कौन सी नदी करती है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। और इसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको समझकर चंबल वो कर देते हैं। देखिए, उत्तरी सीमा का निर्धारण, उत्तरी सीमा की बात की गई, इसका निर्धारण चंबल नदी करती है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो नदी है जो सीमा का निर्धारण करती है, ये कौन सी रहेगी, तो ये आपकी चंबल नहीं रहेगी। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इसको आपको क्लियर कर देंगे। क्लियर है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, चंबल नदी। अब चंबल के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दे देते हैं। चंबल जो नदी है ये आपकी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। जानापाव पहाड़ी कहाँ से निकलती है, ये आपकी महू से निकलती है, गोजू पॉइंट से। क्लियर है। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए चंबल जो नदी है इसके काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे, क्योंकि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी ये है। पहली कौन सी है, तो पहली आपकी आती है आपकी नर्मदा नदी और दूसरे नंबर पर ये आती है। अब हम थोड़ी सी और चीजें आपको बता दें, एडिशनल चीजें। देखिए, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी करती है और दक्षिणी सीमा की अगर हम बात करें, दक्षिणी सीमा की, तो दक्षिणी सीमा का जो निर्धारण करती है निर्धारित, ये आपकी गोदावरी नदी करती है। गोदावरी नदी नोट डाउन आप कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो उत्तर और पूर्वी आपकी जो सीमा है इसका निर्धारण सोन नदी करती है। तो इन सभी को नोट डाउन करते चलेगा, काफी इंपोर्टेंट आपके लिए ये लेक्चर रहेगा। चानापाव पहाड़ी महू से निकलती है, दूसरी सबसे बड़ी नदी ये है। दक्षिण की जो सीमा का निर्धारण करती है, मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का है गोदावरी नदी, उत्तर पूर्वी सीमा का सोन नदी और उत्तरी सीमा का आपका करती है चंबल नदी। क्लियर है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बट उससे पहले आपको बता दें, अगर आप डेली करंट अफेयर करंट अपडेट लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का स्रोत रिक्त स्थान से है। सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, ये सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना कहाँ पर है, किस जिले में आपकी आती है। तो गाइस, ये आपकी खंडवा जिले में आती है। खंडवा जिले में, खंडवा जिले का एक गांव है डोंगलिया, डोंगलिया इसका नाम है, डोंगलिया गांव है, यहाँ पर ये आपकी स्थित है सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। क्लियर है। तो आपका खंडवा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, डिस्ट्रिक्ट। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा आपका इंदिरा सागर जलाशय। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा, इंदिरा सागर जलाशय जो है जल का स्रोत है इसका। साथ ही ये कोयले से चलने वाला विद्युत जो संयंत्र है, यहाँ आपका संत सिंगाजी थर्मल पावर जो है ये किससे चलता है, कोयले से चलने वाला विद्युत संयंत्र है। और इसका जल स्रोत क्या है, इंदिरा सागर जलाशय। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए, नेशनल करंट अफेयर के लिए गाइस नया चैनल लॉन्च किया गया और नया चैनल का लोगो हमने कल लॉन्च कर दिया है फाइनली। देखिए, ये जो है आपका अपडेटेड लोगो है
और ये लोगो परमानेंट इस चैनल का रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, नेशनल करंट अफेयर मंथली वाइज और टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष में प्रबंधन संस्थान यानी DMI की स्थापना की गई थी? DMI प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, ये की गई थी 1987 में। 1987 में भोपाल में की गई थी इसकी स्थापना। कहाँ पर? भोपाल में। और इसको बोला जाता है आपदा प्रबंधन संस्थान। तो आप कर लीजिएगा रिलेट, आपदा प्रबंधन संस्थान जो है इसकी स्थापना, इसको DMI बोला जाता है और 1987 में इसकी स्थापना की गई थी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दूध सागर, हुंडरू एवं चित्रकूट के नाम है। तो ये क्या है? सभी जलप्रपात, पर्वत, मरुस्थल या ग्लेशियर। तो ये सभी है आपके जलप्रपात, वाटरफॉल ये है, दूध सागर वाटरफॉल, हुंडरू और चित्रकूट। देखिए सभी जलप्रपात के नाम है, याद रखिएगा। दूध सागर जो जलप्रपात है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? देखिए ये जो है कर्नाटक और गोवा जो राज्य है इसकी सीमा पर बना हुआ है आपका दूध सागर। देखिए एक और ये आपका काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दुग्धधारा जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दूध सागर ये आपका और ये आपका दुग्धधारा जलप्रपात है। क्लियर है? आई होप कि यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है आपका हुंडरू। देखिए हुंडरू जो है ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दूध सागर के बारे में। अब ये जो है कर्नाटक और गोवा में है, साथ ही ये सबसे ऊंचे झरनों में एक माना जाता है। इसकी अगर ऊंचाई हम देखेंगे तो 310 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नेक्स्ट है हमारा हुंडरू। अब देखिए हुंडरू कहाँ पर आता है? ये आपका जलप्रपात। तो हुंडरू जो जलप्रपात है ये आपका आता है रांची में। रांची जो झारखंड है इसमें ये आपका आता है हुंडरू जलप्रपात। क्लियर है? और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर ये किस नदी पर बना हुआ है? हुंडरू जो जलप्रपात है ये यहाँ की फेमस नदी है स्वर्ण रेखा, काफी प्रसिद्ध नदी है यहाँ की। तो स्वर्ण रेखा नदी पर है आपका हुंडरू जलप्रपात, जो कि रांची झारखंड में आपका आता है। बात करें हम चित्रकूट की, तो गाइस चित्रकूट की अगर हम बात करें तो चित्रकूट जो जलप्रपात है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पर है आपका? छत्तीसगढ़ में। अब कई सारे लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं और मध्य प्रदेश इसको क्लिक कर बैठते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ में है। किस नदी पर है आपका? तो ये आपका है इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती जो नदी है इस पर ये आपको बना हुआ है छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? इतनी सारी चीजें आप क्लियर करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से राज्य में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियां रखी गई है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की जो मूर्तियां रखी गई है ये रखी गई है मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, ये मध्य प्रदेश में रखी गई है। और गाइस अगर हम बात करें कि ये किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू और जैन धर्म के जो स्मारक है इनका समूह है खजुराहो में, तो इनसे ही संबंधित आप इनको मान सकते हैं। जैन धर्म और हिंदू धर्म का एक नमूना यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए चंदेल जो राजवंश है इसने यहाँ पर शासन किया है और इनके द्वारा ही खजुराहो के जो मंदिर है इनका निर्माण करवाया गया था। तो देखिए एक काफी ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि खजुराहो के जो मंदिर है इनका निर्माण जो है कब करवाया गया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में जो है करवाया गया था। किसने करवाया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नोट डाउन करते चलिएगा, चंदेल राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ये आपका जो खजुराहो आता है, खजुराहो जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, ये आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? और देखिए यहाँ पर चंदेल राजाओं ने राज किया है, आप सभी को ये तो पता ही है। बट इसके साथ साथ खजुराहो जो है ये विश्व जो खजुराहो यूनेस्को की विश्व धरोहर है इसमें भी शामिल है। कब शामिल किया गया था? 1986 में इसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपके निकल कर आ रहे हैं जो कि आपके लिए अपने आप में मोस्ट टाइम रहेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर खजुराहो में कई सारे मंदिर है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर आता है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और कई सारे मंदिर है। कंदरिया महादेव से क्वेश्चन बनता है कि कंदरिया जो महादेव है इसका निर्माण किसने करवाया था इस मंदिर का? तो विद्याधर थे, यहाँ के राजा थे एक तरह से, मान लीजिए विद्याधर जो इन्होंने इसका जो निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? सबसे अधिक तापांतर की अगर हम बात करें, तापांतर यहाँ से आप एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, कई सारे लोग इसको कंफ्यूज में गलत कर बैठते हैं। तापांतर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ताप में अंतर, दैनिक ताप में अंतर, ताप में अंतर यानी दिन और रात के ताप में अंतर, ये आप मान लीजिएगा। दिन रात के ताप में अंतर को दैनिक तापांतर बोला जाता है। तो दिन रात का अंतर किस महीने में सबसे सर्वाधिक होता है? दिन रात का अंतर।
तो देखिए यहाँ से आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा मार्च। मार्च में दिन और रात का तापांतर सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और देखिए सर्वाधिक ताप या सर्वाधिक तापमान टेम्परेचर किस माह में रहता है, तो ये आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में हम क्लियर कर देंगे, बट ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आगे और हम इसको क्लियर कर देंगे। देखिए मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये आप सभी को पता ही है। ये जो जलवायु है मध्य प्रदेश की, ये है मानसूनी। मानसूनी जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर जो ऋतुएं पाई जाती है इनमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस माह में रहता है, देखिए तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है, तो ये आपका मार्च में होता है। और मध्य प्रदेश में किस माह में तापमान सर्वाधिक होता है, तो ये आपका रहेगा मई का महीना। मई में सर्वाधिक तापमान जो है सर्वाधिक ये रहता है मई में, और दैनिक तापांतर रहता है आपका मार्च में। तो आई होप कि यहाँ से आपका क्लियर हो चुका होगा जो भी डाउट था वो। और सबसे कम तापमान की अगर हम बात करें, कम तापमान की अगर हम बात करें, तो ये किस माह में रहता है ये आपका, तो ये आपका रहता है जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं होता है। मध्य भारत पठार के क्षेत्र में इनमें से जामनेर जो नदी है इसका प्रवाह नहीं होता है। चंबल, काली सिंध और पार्वती ये सभी नदियां मध्य भारत के पठार में ही प्रवाहित होती है। देखिए मध्य जो भारत का पठार क्षेत्र है इसमें जामनेर नदी का प्रवाह नहीं होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका प्रवाह कहां पर होता है, तो इसका प्रवाह होता है महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र है इसमें इसका प्रवाह होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर चंबल नदी की, तो ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बार और आपको बता दें, जाना पाव पहाड़ी महू से निकलती है, वो पॉइंट से यहाँ से ये नदी उद्गम होता है इसका, चंबल नदी का। काली सिंध नदी, देखिए काली सिंध जो नदी निकलती है ये देवास से निकलती है, देवास के बागली से ये जो नदी है इसका उद्गम हुआ है। वहीं पार्वती की अगर हम बात करेंगे, तो पार्वती नदी निकलती है आष्टा के सीहोर से, या फिर सीहोर के आष्टा आप बोल लीजिएगा, क्योंकि आष्टा जो आता है ये सीहोर जिले में ही आता है, तो सीहोर के आष्टा से ये आपकी निकलती है, ऐसा कर लीजिएगा इसको। तो इन सभी नदियों के बारे में तो आपको पता चल चुका है कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। अब ये जो अब थोड़ा सा जान लीजिएगा इसके बारे में। ये जो विंध्याचल जो आपका है विंध्याचल पर्वत, इसके पश्चिमी श्रेणियों से जो ये जो नदी निकलती है पार्वती नदी, ये यहाँ से निकलती हुई ग्वालियर, और ग्वालियर से होती हुई सिंध नदी में मिलती है। तो सिंध नदी में जाकर ये आपकी मिल जाती है पार्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों पर आपको विचार करना है। मांडू धार जिले में है, मांडू में हिंडोला महल आपका स्थित है। देखिए इनमें से आपको जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, इनमें से क्लिक करना है आपको। उक्त वाक्यों के आधार पर जो है आपको सही उत्तर चुनना है। तो मांडू धार जिले में आपका आता है, बिल्कुल आपका सही है, एक सही है। मांडू में हिंडोला महल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, दोनों सत्य है। क्या रहेगा आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन दोनों सत्य है, क्योंकि मांडू जो आता है ये धार में ही आता है, धार में हिंडोला महल भी आपका बसा हुआ है। अब धार के बारे में गाइस हम आपको बताएं, धार जो है ये कभी परमार वंश की राजधानी रहा है। परमार वंश के जो राजा थे, परमार वंश के राजा थे, इनका नाम था राजा भोज। अब राजा भोज की नगरी ये रही है, नगरी के रूप में इसको जाना जाता है, राजा भोज की भोज नगरी। और देखिए धार, इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें धार के बारे में, तो धार को देखिए सादियाबाद बोला जाता है, सादियाबाद। आनंद की नगरी भी इसको बोला जाता है, आनंद की नगरी इसको जाना जाता है, और इसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आप इतनी 3 नाम है इसके, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तीनों का नाम आप याद रखिएगा। और यहीं पर जो मांडू है गाइस, यहाँ पर इसको यहाँ पर हिंडोला महल आपको देखने को मिलता है। कौन सा? हिंडोला महल, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ओसंग शाह का मकबरा स्थित है, ओसंग शाह का मकबरा आपका यहाँ पर बना हुआ है, मकबरा यहाँ पर आपका स्थित है। इसके अलावा जहाज महल यहाँ पर है, जहाज महल यहाँ पर देखने को मिलता है। असरफी महल यहाँ पर आपका देखने को मिलता है, असरफी महल भी आपका यहीं पर है। तो इतने सारी चीजें यहाँ पर है धार में आपकी, धार के बारे में स्पेशली आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कौन सा स्मारक 2003 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? 2003 की बात की गई है, क्वेश्चन सही जवाब रहेगा आपका भीमबेटका। देखिए भीमबेटका खजुराहो, अभी हमने आपको बताया 1986 में इसको शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल के रूप में।
और भीमबेटका जो है इसको किया गया था 2003 में। सांची किया गया था, सांची कब किया था, आपको डाउट आ रहा होगा आपके मन में, सांची को कब किया गया था, तो सांची को किया गया था 1989 में, 1989 में इसको किया गया था सांची को। उसके बाद में खजुराहो को सबसे पहले खजुराहो, उसके बाद में सांची, उसके बाद में आपका भीमबेटका की गुफाएं। गाइज अभी 2019 और 20 में 2 शहर मध्य प्रदेश के शामिल किए गए, आपका एक तो ग्वालियर है और एक आपका ओरछा है, जिन दोनों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश से टोटल 3 स्थल हो चुके हैं विश्व विरासत स्थल के रूप में। पहले 3 इसमें आते थे, खजुराहो, सांची और आपका भीमबेटका। अब ग्वालियर और ओरछा को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये थोड़ी सी चीजें आप अपडेट कर लीजिए। कहाँ पर ये आपका आता है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये आपकी रायसेन में आती है, रायसेन जिले में। सांची भी आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। खजुराहो जो है छतरपुर में आता है, ये आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है। सूर्य का उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में तापमान में वृद्धि होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए सूर्य का उत्तरायण कब से होने लगता है, तो 21 यानी 21 मार्च से सूर्य का उत्तरायण जो है होने लगता है, और जिसे हम उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है। तो याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो तापमान बढ़ता है ये सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ही बढ़ता है 21 मार्च के बाद में। और देखिए इसका क्या असर रहता है, तो इससे जो है उत्तरी जो मध्य प्रदेश है, जैसे आपका ग्वालियर हो गया, ग्वालियर के अलावा मुरैना, दतिया, ये जो जिले हैं इनमें तापमान जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है। और जो दक्षिणी वाले आपके जिले आते हैं उनमें कम गर्मी पड़ती है, तो इसकी अपेक्षा में तो ये इफेक्ट देखने को मिलता है, ये असर यहाँ पर रहता है सूर्य के उत्तरायण होने का, जो कि 21 मार्च से होने लगता है। फर्स्ट ऑप्शन तापमान में वृद्धि यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अमर कवि कालिदास थे, ये कहाँ से थे, ये आपके उज्जैन से थे। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। कालिदास जो है उज्जैन के निवासी थे और ये संस्कृत के विद्वान भी थे, तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनगंगा जो नदी है अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है, तो वेनगंगा जो नदी मिलती है अंत में गोदावरी नदी के साथ में मिलती है। वेनगंगा नदी आपकी इसके किनारे एक प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है, जिला आप बोल सकते हैं बालाघाट जो जिला है ये आपका इसी के किनारे स्थित है, वेनगंगा नदी के किनारे। अच्छा, वेनगंगा जो नदी है गाइस इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम हुआ है सिवनी जो जिला है इसके पारसवाड़ा जो पठार है इससे इसका उद्गम हुआ है वेनगंगा नदी का। अब एक और चीज यहाँ से पूछ ली जाती है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां ये कौन कौन सी है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले नंबर पर आती है बामनथड़ी नदी वेनगंगा की सहायक नदी। इसके अलावा पेंच जो नदी है ये भी इसकी सहायक नदी है, और कान्हान जो नदी है ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। और ये जो नदी है गाइस वेनगंगा नदी आगे जलकर गोदावरी जो नदी है इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किसमें स्थित है। सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है ये आपकी बुंदेलखंड में स्थित है, बुंदेलखंड फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। बुंदेलखंड के पठार में आपकी स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है सिद्ध बाबा पहाड़ी की, तो सिद्ध बाबा पहाड़ी की जो ऊंचाई है यह है 1172 मीटर। और यहाँ पहाड़ी इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा पहाड़ी जो है। अगर आपसे पूछा जाए बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपकी सिद्ध बाबा जो आपकी पहाड़ी है ये आपका सही जवाब रहेगा, याद रखिए। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर टोटल 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट भाग आता है जो है निम्न वर्षा क्षेत्र वाला, सेकेंड आपका आता है औसत से कम वर्षा वाला, और थर्ड जो आता है ये आता है औसत से अधिक वर्षा वाला, और फोर्थ नंबर का आता है आपका अधिक वर्षा वाला। कम वर्षा वाला, औसत से कम, औसत से अधिक और अधिक, याद रखिएगा इसलिए याद हो जाएंगे। 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर के पास स्थित है। देखिए ये जो आपका आता है ये आपका नरसिंहगढ़ में स्थित है, नरसिंहगढ़ सही जवाब रहेगा, सी ऑप्शन। नरसिंहगढ़ जो है यहाँ पर है आपका, नरसिंहगढ़ जो आता है ये आपका राजगढ़ जिले में आता है। यहाँ पर आपका बड़ा महादेव और छोटे महादेव का मंदिर आपका स्थित है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो है कुंवर जो चैन सिंह थे वो यहीं से थे, नरसिंहगढ़ से के राजकुमार ये थे। इसके अलावा यहाँ पर जो है चीड़ी खो अभ्यारण्य भी है, चीड़ी खो अभ्यारण्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और सर्वाधिक जो राख आश्रय जो पाए जाते हैं ये इसी अभ्यारण्य में
पाए जाते हैं चिड़िको अभयारण्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा आपका इंदिरा सागर बांध। ये आपका है जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर जो दूरी है इस पर इसका निर्माण हो रहा है। तो इंदिरा सागर बांध ये जो है इसका निर्माण किया जा रहा है और ये आपका खंडवा जिले में आता है पुनासा गांव में। तो जिला आप याद रखिएगा और गांव भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिगार चोटी जाना पाओ पहाड़ी धजारी चोटी, ये किस पठार में स्थित है? ये सभी जो चोटियां हैं ये आपकी रीवा पन्ना पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। देखिए ये जो सभी चोटियां हैं ये आपकी कौन से पठार में आपकी आती है? तो ये आपकी आती है मालवा के पठार में। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको मालवा नहीं दिया है इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, सिगार जाना पाओ और धजारी। देखिए मालवा के पठार की ये सबसे ऊंची चोटियां हैं, सबसे पहले नंबर पर आती है मालवा के पठार की। अगर पूछा जाए मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ये आपकी रहेगी सिगार चोटी। उसके बाद में जाना पाओ पहाड़ी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर धजारी चोटी है। तो नंबर की सीरीज से इसको याद रख लीजिएगा, सिगार जाना पाओ और धजारी ये सभी। अच्छा एक चीज और यहाँ से पूछी जाती है कि सिगार जो चोटी है इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए जाना पाओ पहाड़ी की तो 854 मीटर इसकी ऊंचाई है। धजारी की अगर पूछी जाए तो 810 मीटर धजारी चोटी की ऊंचाई है। मालवा के पठार की सबसे बड़ी 3 नदियां ये हैं, सॉरी चोटियां ये हैं और इन चोटियों में ये शामिल है और इस पठार के मध्य व दक्षिण में ये आपकी बसी हुई है। 28 मई 1948 को मध्य भारत का राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? 28 मई 1948 को मध्य भारत का जो राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया था वो किया गया था जीवाजीराव सिंधिया को। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। देखिए इंदौर और ग्वालियर की रियासतों का विलय करके मध्य भारत का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 28 मई 1948 को। तो इंदौर और ग्वालियर की जो रियासतें थी इनका विलय करके मध्य भारत का गठन किया गया था 28 मई 1948 को। और पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे इन्होंने ग्वालियर के शासक जीवाजीराव सिंधिया को यहाँ का राज्य प्रमुख नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा सिंधिया को राज्य प्रमुख। और इंदौर के शासक थे यशवंत राव होलकर। ये देखिए जीवाजीराव सिंधिया जो थे इनको मध्य भारत का राज्य प्रमुख बनाया था और यशवंत राव जो होलकर द्वितीय थे इनको उप राज्य प्रमुख बनाए गए थे। तो उप राज्य प्रमुख इनको बनाए गए थे और इनको जो है राज्य प्रमुख बनाए गए थे। दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। और किसने बनाए थे? पंडित नेहरू ने। कब बनाया था? 28 मई 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखाजरी योजना को लाभ नदी के द्रोणी में है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। अखाजरी योजना गंगा नदी की द्रोणी में आपकी स्थित है। तो देखिए यहाँ से आपका जो सही जवाब रहेगा ये गंगा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अखाजरी जो योजना है ये अखाजरी योजना गंगा नदी की द्रोणी में आपकी स्थित है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अखाजरी योजना जो है किस नदी की द्रोणी में स्थित है, किस नदी के द्रोणी में है? तो ये आपके गंगा नदी के द्रोणी में है। और इस परियोजना का लाभ कौन सा जिला उठाता है? तो शिवपुरी जिला आपका यहाँ आता है। कौन सा? शिवपुरी जिला ये इसका लाभ उठाता है। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई आपको बताना है कितनी थी? देखिए अविभाजित मध्य प्रदेश की पूछा गया है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। सही जवाब रहेगा आपका 1127 किलोमीटर। ये अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, चौड़ाई है, पश्चिम की चौड़ाई ये है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई चौड़ाई पूछी जाए आपसे, चौड़ाई तो ये हो गई 1127 किलोमीटर। अगर आपसे लंबाई अगर पूछी जाए तो ये रहेगी आपकी 996 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश को बांटे गए टोटल 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। 11 कौन कौन से हैं इनका 1 बाय 1 आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ का मैदान पहले नंबर पर। दूसरे पर छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी क्षेत्र जो है ये आता है। तीसरे नंबर पर आता है कैमूर पठार तथा सतपुड़ी पहाड़ी क्षेत्र। चौथे नंबर पर आपका आता है मध्य जो नर्मदा घाटी है ये आती है। वहीं 5वें नंबर पर आपका विंध्य पर्वतीय जो क्षेत्र है ये। 6वें नंबर पर ग्रिड क्षेत्र आता है।
7वें नंबर पर बुंदेलखंड आता है, और 8वें पर सतपुड़ा, इसके बाद 9वें पर मालवा, 10वें पर आपका आता है निमाड़ क्षेत्र, और 11वें पर आपका आता है झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। तो इस हिसाब से 11 भागों में या 11 जलवायु क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? अब देखिए मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है, इसकी जो जलवायु है इसको कहा जाता है सम जलवायु, इसको बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ ना तो गर्मी अधिक होती है और ना ही सर्दी जो है ये कम पड़ती है। तो ना तो सर्दियाँ कम और ना गर्मी अधिक, मीडियम यहाँ का टेम्परेचर रहता है। ठंड में ठंडा नहीं रहता है, गर्मी में जो गर्म नहीं रहता है, ठंड में ठंडा नहीं रहता है ज़्यादा, मीडियम यहाँ का टेम्परेचर रहता है। इसलिए मालवा का जो पठार है इसको सम जलवायु, यहाँ पर सम जलवायु क्षेत्र इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या आपको बताना है जो किसी भी राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूते हैं। इन राज्यों के नाम आपको बताना है। अब ये जो जिले हैं इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 18। ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूते, ऐसे जिलों के अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। ये अंतर्वर्ती जिले बोले जाते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं, प्लस 3 जिले जो है प्रस्तावित हैं। और अगर आपको ऑप्शन में 52 नहीं मिले तो फिर आपको 55 क्लिक करना है। क्लियर है? बाकी 52 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 18 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा के साथ सीमा को साझा नहीं करते हैं। इन जिलों में आपका भोपाल रहेगा, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, मंडला, ये जो सभी जिले हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं जो कि किसी राज्य की सीमा को साझा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प आपको चुनना है। देखिए सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर कर दे कि जो सिंगरौली और अलीराजपुर है, ये सिंगरौली आपका जो सीमा बनाता है ये आपका सीजी से बनाता है छत्तीसगढ़ से, और अलीराजपुर जो आपका सीमा बनाता है ये आरजे से बनाता है यानी राजस्थान से। तो ये आपका पूर्वी जिला हो गया और ये आपका पश्चिमी जिला हो गया। क्लियर है? तो ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया। ये आपका जो सिंगरौली है ये यहाँ पर रहेगा, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा कौन सा? अलीराजपुर। ऐसा अगर मैप बनेगा तो इस टाइप यहाँ पर रहेगा पश्चिम में, और पूर्व में आपका जो है सिंगरौली रहेगा। तो यहाँ से यहाँ का आपको बताना है सूर्योदय के समय में कितना अंतर है। क्लियर है? आयुब की यहाँ से अब आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। यहाँ का गैप आपको बताना है कि सूर्योदय अगर होगा तो सबसे पहले यहाँ पर होगा, इसकी कितनी देरी बाद पर जो है यहाँ पर सूर्योदय होगा। तो ये जो अंतर है गाइस ये यहाँ पर है 34 मिनट का अंतर है। तो यहाँ से आपका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी रहेगा। सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। कितने? आधे घंटे पहले होगा सिंगरौली में, और सिंगरौली के आधे घंटे बाद आपका रहेगा अलीराजपुर में। तो लगभग 34 मिनट का अंतर है सिंगरौली और आपका अलीराजपुर के बीच में। ध्यान रखिएगा, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था ये हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए आजादी के बाद देश में विकास के दृष्टिकोण से राज्य की मांग उठने लगी, अलग राज्य की, जिसको राज्य के पुनर्गठन की मांग भी बोल सकते हैं। और इसके कारण ही फजल अली जो है इनकी अध्यक्षता में एक जो है आयोग का गठन हुआ था। फजल अली आयोग की अनुशंसा पर फजल अली जिसके अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है अनुशंसा, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है ये आपका बनकर आया था, गठन किया गया था। कब किया गया था? 1953 में यह अनुशंसा की गई थी अध्यक्षता में, और ये आपका आयोग बना था 1 नवंबर 1956 में। एक बार और सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जो थे फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। वो इसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, मध्य प्रदेश राज्य का। तो ये जो आयोग बना था ये बना था 1953 में। क्लियर है? ये सारी चीजें याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह स्थान पहले ग्वालियर से सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी जाना जाता था। ये स्थान कौन सा है? इसका नाम है आपका शिवपुरी। शिवपुरी जो है ये ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी मानी जाती है, और सिंधिया शासक गर्मी में शिवपुरी में निवास करते थे। गर्मियों के टाइम पर शिवपुरी में ही ये निवास किया करते थे। और जो शिवपुरी से अगर हम बात करें कि अगर कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कितनी दूरी पर है, तो लगभग 100 के समथिंग आप इसको मान सकते हैं। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है ग्वालियर से शिवपुरी के बीच में।
और देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा अच्छा पर्यटन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर करेरा जो है यहाँ पर वन्य अभ्यारण्य यहाँ पर देखने को मिलता है। तो करेरा यहाँ पर कई सारी चीज़ें भी है और सैनिक यहाँ पर ये छावनी भी है शिवपुरी में। शिवपुरी इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहता है क्योंकि यहाँ पर सिंधिया जो परिवार है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। चंदेरी अपनी सीमाओं को मालवा और बुंदेलखंड में बांटता है। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। इसका निर्धारण जो होता है चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा का निर्धारण भी करता है। देखिए ये जो चंदेरी है इसका इतिहास 11वीं सदी जो है 11वीं सदी पुराना माना जाता है। और देखिए ये प्राचीन में मध्य भारत का एक केंद्र हुआ करता था, व्यापार के मामले में केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध थी चंदेरी की साड़ियाँ। चंदेरी की साड़ियों के कारण ही इसको जाना जाता है चंदेरी को। और यहाँ चंदेरी का प्रसिद्ध किला भी है जो इसको दार्शनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। चंदेरी आपका अशोकनगर में आता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और काफी सारे महल और किले यहाँ पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, परसिली कौन से जिले में स्थित है? परसिली जो आपका आता है ये आता है सीधी जिले में। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? तो बनास नदी जो है ये यहाँ पर बहती है परसिली में। और इसी के किनारे ही आपका बचा हुआ है पारसिली शहर। एक तरह से ये जो है पारसिली रिजोर्ट है। क्या है? रिजोर्ट ये है। और ये जो रिजोर्ट है संजय जो डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंतर्गत ही आता है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि संजय डुबरी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंतर्गत कौन सा रिजोर्ट आता है, तो ये आपका पारसिली रिजोर्ट आता है जो कि आपका सीधी जिले में आपका आता है। संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका सीधी छिंदवाड़ा जिले में आपका आता है। छिंदवाड़ा ये आपका लगता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बुरहानपुर फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा। बुरहानपुर आपका ये रहेगा। देखिए जो बुरहानपुर है ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताप्ती नदी के किनारे ये आपका बचा हुआ है बुरहानपुर, जो कि आपको देखिए यहाँ पर एक और चीज है, नेपा नगर जो है पेपर मिल, नेपा नगर अखबारी पेपर मिल ये यहीं पर है आपकी बुरहानपुर में। और बुरहानपुर में ही जो शाहजहां था उनकी बेगम थी मुमताज महल, उनका निधन भी यहीं हुआ था। उनकी पहली जो कब्र है वो यहीं पर है, तो इनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। बाद में उनको ताजमहल में आगरा में ले जाया गया था। इसके अलावा गाइस ये जो बुरहानपुर है इसको खान देश की राजधानी भी कहा जाता है। खान देश की राजधानी ये हुआ करती थी बुरहानपुर। तो इसका नाम पढ़ा है जो आप पढ़ाएं, बुरहानपुर पढ़ा है, पहले खान देश ये हुआ करता था। इसके अलावा जो बुरहानपुर है इसे गेटवे टू साउथ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गेटवे टू साउथ इंडिया ये बोला जाता है। दक्षिण का द्वार इसको बोला जाता है और दक्कन का दरवाजा भी इसको बोला जाता है। तो इतने सारी चीजें यहाँ पर है बुरहानपुर में। सबसे फेमस आपका आता है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ किला ये भी आपका बुरहानपुर में ही बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, 34 मिनट का अंतर है। पूर्वी जो जिला है सिंगरौली और पश्चिमी जो जिला है अलीराजपुर, इन दोनों का गैप में अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। ये आपका छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है, ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। इन दोनों का जो गैप है ये है 34 मिनट का। पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितने मिनट का अंतर है? तो 34 मिनट का अंतर है। तो यहाँ पर अगर सूर्योदय होगा तो यहाँ से आधे घंटे पहले होगा। सिंगरौली में अलीराजपुर से आधे घंटे पहले होगा। सिंगरौली और अलीराजपुर में सिंगरौली से आधे घंटे बाद होगा सूर्योदय। डाउट क्लियर कर लीजिएगा, जो भी डाउट है आपके, बाद में कोई चीज नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई डाउट आपका रह गया तो आप हमें कमेंट में अभी बता सकते हैं। बाकी गाइस हमारी सभी टेस्ट सीरीज कोर्सेज पर 50% से अधिक की सेल चल रही है। आप परचेज करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आपके लिए लेकर आए। और कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हैं और कोई सा भी, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको एक काम करने का, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।